आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूं नार्जा। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरी चैनल में। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पोस्टर प्रेजेंटेशन लेके आई हूं। देखिए, मेरी ये जो पोस्टर है इसमें मेरी टॉपिक है टू स्टडी क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस के बारे में आपको स्टडी करना है। अब देखिए, सबसे पहले 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। हर साल 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। पूरी वर्ल्ड में एक ही दिन में 25 सितंबर को ही वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। अब देखिए, फार्माकोविजिलेंस क्या होता है। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस द टर्म फार्माकोविजिलेंस इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स। फार्माकोविजिलेंस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो होता है फार्माकोन और एक होता है विजिलिया। फार्माकोन जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है ड्रग्स या मेडिसिन। एंड विजिलिया जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है टू कीप वॉच। ठीक है, इसका अल्टीमेटली ये समझाया गया है कि फार्माकोविजिलेंस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है फार्माकोन और एक होता है विजिलिया। फार्माकोन मीन्स ड्रग्स एंड विजिलिया मीन्स टू कीप वॉच। मतलब हमें ड्रग्स के बारे में स्टडी करना। सिर्फ ड्रग्स के बारे में हम नॉर्मली स्टडी नहीं करनी है। जो भी ड्रग्स मॉलिक्यूल्स बनता है वो मार्केट में भी अवेलेबल होता है। अवेलेबल होने के बावजूद भी उसमें क्या क्या एडवर्स इफेक्ट शो होता है उनके बारे में भी हमें स्टडी करना। फिर इससे पहले भी जो भी ड्रग्स रिसर्च होती है तो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, उनके बारे में क्या करते हैं, फार्माकोविजिलेंस में स्टडी करते हैं। अब देखिए, WHO के अकॉर्डिंग फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशंस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, फार्माकोविजिलेंस has been defined as the science and activity relating to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect and any other drug relating problems to medicines, particularly long term and short term adverse drug reaction। WHO के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि फार्माकोविजिलेंस जो है वो एक साइंस के ब्रांच होता है जिसके अंदर हम क्या एक्टिविटी करते हैं, किसी भी ड्रग्स मॉलिक्यूल्स या मेडिसिन की एडवर्स इफेक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, उसकी डिटेक्शन करते हैं, फिर उसको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं और फिर बाद में वो जो एडवर्स इफेक्ट होता है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, फार्माकोविजिलेंस के अंदर स्टडी करते हैं। फिर आप देखिए और एक डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन कमीशंस के अकॉर्डिंग फार्माकोविजिलेंस क्या होता है कि फार्माकोविजिलेंस आर द साइंस एंड प्रोसेस टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स एंड टेक एक्शंस फॉर इंक्रीजिंग द बेनिफिट्स एंड रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मतलब यूरोपियन कमीशन के अकॉर्डिंग भी ये कहा कि फार्माकोविजिलेंस जो होता है वो एक साइंस की ब्रांच होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रग्स या सब्सटेंस की हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को हम देखते हैं। देखिएगा, फार्माकोविजिलेंस जो होता है ना उसके अंदर ड्रग डिस्कवरी से लेके पोस्ट मार्केट सर्विलेंस तक जो भी प्रोसेसिंग होता है ना वो चीज़ें हम क्या करते हैं, फार्माकोविजिलेंस के अंदर देखते हैं। अब देखिए, ये जो फार्माकोविजिलेंस है इसमें हम इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं। फार्माकोविजिलेंस में जो हम रिसर्च वगैरह करते हैं तो इसमें हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर से भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। अब दूसरा है आपका फार्मा कंपनीज से भी हम फार्माकोविजिलेंस की इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। वो कैसे होता है, देखिए, जब एक फार्मा कंपनीज में मेडिसिन बनता है तो वो क्या करते हैं, सारे डाटा कलेक्ट करते हैं, पहले उन डाटा को रखते हैं। ठीक है, तो उन सब जो डाटा इंडस्ट्री में रखा गया वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है। इसके अलावा भी पेशेंट से भी क्या है, इंफॉर्मेशन रिसीव होता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोविजिलेंस के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स ये जो फार्माकोविजिलेंस लाया गया है इसका मेन रीजन क्या है या इससे हमें क्या क्या बेनिफिट भी मिल सकती है, तो वो सब चीज़ें देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि टू मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन इंडियन पॉपुलेशन। ठीक, और फिर आपका तीसरा पॉइंट ये है टू इम्प्रूव
पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी इन रिलेशंस टू द यूज ऑफ मेडिसिन। पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान रखते हुए इस फार्माकोविजिलेंस को भी लाया गया है। और फिर बाद में 4 नंबर पे है टू कंट्रीब्यूट टू द असेसमेंट ऑफ बेनिफिट्स, हार्म्स, इफेक्टिवनेस, एजुकेशंस एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग्स। ठीक है। 5 नंबर पे है टू प्रोमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशंस टू द पब्लिक। 6 नंबर पे है आपका टू प्रोवाइड मेडिसिन एंड ऑल मेडिसिनल्स एंड फार्मास्यूटिकल सर्विस सेफ्टी। ठीक है। ये 6 आपका ऑब्जेक्टिव आपका फार्माकोविजिलेंस में है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, बट ये 6 ऑब्जेक्टिव जो है वो मेन है। ठीक है। अब हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोविजिलेंस। अब देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस, मतलब फार्माकोविजिलेंस का स्कोप क्या क्या है। स्कोप मीन्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब हम करते हैं या उसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो आगे जाके क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी बच्चे बी फार्मा करते हैं, एमबीबीएस करते हैं ना, डीएमएलटी करते हैं, बीपीटी करते हैं, तो उनको एक ही सवाल लोग पूछते हैं कि आप जो ये सारे कोर्स कर रहे हो तो आगे जाके आप क्या कर सकते हो। ठीक है। तो सेम ऐसा ही स्कोप में मतलब ये है कि अगर हम फार्माकोविजिलेंस में रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर फार्माकोविजिलेंस के बारे में स्टडी किया जाए तो हमें कोई भी ड्रग्स की एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में पता लगेगी। सेकेंड पॉइंट है इंटरेक्शंस ऑफ मेडिसिन। इंटरेक्शन मतलब एक मेडिसिन के साथ दूसरी मेडिसिन के इंटरेक्ट करना। ठीक है। मतलब कौन सी मेडिसिन किस मेडिसिन के साथ हम दे सकते हैं, उसको इंटरेक्ट करवा सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। फिर बाद में तीसरा नंबर है मेडिकेशन एरर। ठीक है। जैसे कि कोई भी मेडिसिन बन जाता है मार्केट में, उसको अवेलेबल करवा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दिन बाद उस मेडिसिन को बंद कर दिया जाता है। वो क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाता है, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉसेक्स न्यू सिरप्स जो पहले कॉफ के लिए यूज हुआ करता था, आजकल उसको बंद कर दिया गया। ठीक है। या कोरेक्स डीएक्स का जो सिरप्स होता है उसको भी बंद कर दिया गया। वो क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि उसको मार्केट में अवेलेबल तो करवा दिया गया, लेकिन उसके अंदर कुछ एरर रह गया था जिसकी वजह से उसको बंद कर दिए गए। तो ऐसे क्या है, हम अगर फार्माकोविजिलेंस के बारे में स्टडी करेंगे तो कोई भी मेडिसिन के एरर के बारे में हमें पता लगेगी। फिर बाद में आपका सब स्टैंडर्ड मेडिसिन। ठीक है। मतलब जो भी मेडिसिन होता है वो स्टैंडर्ड वाइज बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, तो उनके बारे में भी हमें पता लगेगी अगर हम फार्माकोविजिलेंस को स्टडी करेंगे। फिर बाद में एब्यूज़ और मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन, मतलब जो भी मेडिसिन हम एब्यूज़ और मिसयूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं हमें ज़रूरत भी नहीं है फिर भी हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बहुत सारे लोगों की सिर दर्द होता है, हेडेक होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, पैरासीटामोल की टैबलेट ले लेते हैं। पैरासीटामोल में एनाल्जेसिक्स प्लस एंटीपायरेटिक्स ऐड होता है, जिसकी वजह से वो साइड इफेक्ट कोज करता है और बहुत सारे लोगों की किडनी वगैरह भी डैमेज हो सकता है। तो अगर फार्माकोविजिलेंस स्टडी करेंगे तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी पता लगेगा, उसको भी बंद कर सकते हैं। फिर बाद में आपका है लैक ऑफ एफिकेसी, मतलब लैक ऑफ एफिकेसी के बारे में भी पता लगेगी। फिर बाद में देखिए प्रोडक्ट कवर बाय फार्माकोविजिलेंस, मतलब फार्माकोविजिलेंस के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट को कवर किया गया है। ये एक्चुअली क्या है ना, स्कोप है। ठीक है। ये रिसेंटली इन सारी चीज़ों को स्कोप के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले आता है आपका मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। मेडिसिनल जो प्रोडक्ट्स होती है वो भी फार्माकोविजिलेंस के अंदर इंक्लूडेड है। फिर हर्बल प्रोडक्ट्स भी है। फिर बायोलॉजिकल जो भी प्रोडक्ट्स होता है वो भी फार्माकोविजिलेंस के अंदर इंक्लूडेड है। फिर आपका ब्लड प्रोडक्ट्स भी फार्माकोविजिलेंस के अंदर ही इंक्लूडेड है। फिर बाद में आपका वैक्सीन्स, जो भी वैक्सीन्स होता है वो भी फार्माकोविजिलेंस के अंदर इंक्लूडेड है। फिर बाद में मेडिसिनल डिवाइसेस जैसे आपका एक्सरे मशीन हो गया, या बहुत सारे ऐसे मशीन्स होते हैं जो मेडिकली हम यूज़ करते हैं, तो वो सारे मशीन्स को भी फार्माकोविजिलेंस के अंदर रखा गया है। फिर बाद में देखिए ट्रेडिशनल्स एंड कम्प्लीमेंट्री। ठीक है। ट्रेडिशनल और कम्प्लीमेंट्री को भी फार्माकोविजिलेंस के अंदर रखा गया है। अब देखिए क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है। क्लिनिकल
Clinical research is a branch of healthcare science that determines the safety and efficacy of medicinal device, diagnosis products and treatment regarding intended for human use। ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है? क्लिनिकल रिसर्च में हम कोई भी ड्रग्स, मेडिसिनल सब्सटेंस, इन सब के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और सिर्फ ड्रग सब्सटेंस ही नहीं बल्कि जो मेडिसिनल डिवाइसेस होता है तो उनके बारे में भी स्टडी किया जाता है। क्लिनिकल रिसर्च के बारे में हमने देख ली। अब देखिए प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, रिसर्च स्टडी, ये सब क्या है? हमारी फार्माकोविजिलेंस की अंदर आता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट प्री क्लिनिकल ट्रायल्स की। Preclinical trials is also named as preclinical study और नॉन क्लिनिकल स्टडी। ठीक है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स को हम प्री क्लिनिकल स्टडी भी कह सकते हैं और नॉन क्लिनिकल स्टडी भी कह सकते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट है, प्री क्लिनिकल स्टडी रेफर्स टू द टेस्टिंग ऑफ ए ड्रग्स, प्रोसीजर और अदर मेडिकल ट्रीटमेंट इन एनिमल्स बिफोर ट्रायल्स में बी कैरिड आउट इन ह्यूमन। फिर तीसरा पॉइंट है, टेस्टिंग ऑफ लीड कंपाउंड्स ऑन एनिमल टू डिटरमाइन देयर फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल इज नोन एज प्री क्लिनिकल स्टडी। इसमें यह कहा गया कि प्री क्लिनिकल स्टडी एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसे रिसर्च प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? एनिमल के ऊपर ट्रायल करते हैं। कोई भी ड्रग्स या मेडिसिनल सब्सटेंस जब इंडस्ट्री में वो प्रिपेयर होता है, उसकी रिसर्च होता है, होने के बाद उसको डायरेक्टली मार्केट में अवेलेबल नहीं कर दिया जाता है। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? एनिमल के ऊपर ट्रायल करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। जब एनिमल के ऊपर वो ट्रायल करने के बाद वो सक्सेस हो जाता है, फर्दर हम उसको दूसरे स्टेप में ट्रांसफर करते हैं, तो उस स्टेप को हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। अब देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स, clinical trials are a research studies performance in a people that are aims at evaluating a medical, surgical or behavioral intervention। दूसरा पॉइंट ये है, they are the primary way that a researcher find out the new treatment like a new drugs or diets or medical devices। For example, pacemaker is safe and effective in people। इसमें यह कहा गया है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स होती है, एक रिसर्च स्टडीज़ होते हैं और इसकी जो स्टडी होते हैं ये हम ह्यूमंस के ऊपर करते हैं। ह्यूमंस मीन्स हम किसी भी ह्यूमंस को ऐसे नहीं ले सकते। जो भी ह्यूमंस के ऊपर हम ट्रायल्स करते हैं उनके पहले कंसर्ट लेते हैं, उनसे कंसर्ट फॉर्म साइन करवाया जाता है और फिर बाद में जो भी हमारी ट्रायल्स होते हैं वो करते हैं हम। ठीक है, तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स होती है ये अलग अलग ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल्स करते हैं। हेल्दी वॉलंटियर्स भी लेते हैं, अनहेल्दी वॉलंटियर्स मतलब जो पेशेंट होते हैं उनको भी लेते हैं। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स जो होती है उसके अलग अलग फेजेस होती है। मोस्टली 4 टाइप्स की फेजेस होती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। बट अभी क्या है ना, फेज 0 को भी इंक्लूड कर दिया गया क्लिनिकल रिसर्च में। ठीक है, तो देखिए फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। सबसे पहले आता है आपका फेज 0। फेज 0 जो है इसको माइक्रोडोजिंग स्टडी भी कहा जाता है, मतलब इसमें बहुत स्मॉल डोज में मेडिसिन को दिया जाता है और इसमें जो ह्यूमंस लिया जाता है ये एक हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं। फेज 0 क्लिनिकल ट्रायल्स में हेल्दी वॉलंटियर्स को लिया जाता है और स्मॉल डोज में स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स के अंदर इस मेडिसिन की ट्रायल किया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका फेज 1। फेज 1 जो क्लिनिकल ट्रायल्स होता है इसको ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? ह्यूमन की फार्माकोलॉजी और सेफ्टी के ऊपर स्टडी करते हैं और इसमें जो पीपल्स लेते हैं, इसमें जो ह्यूमंस लेते हैं ये एक हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं। फेज 0 में भी हेल्दी वॉलंटियर्स को लेते हैं, फेज 1 में भी हेल्दी वॉलंटियर्स को ही लेते हैं। ठीक है, और फिर बाद में आता है आपका फेज 2। फेज 2 जो होता है इसको थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है? फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स इट इज कंडक्टेड ऑन पेशेंट ऑन होमोजेनियस पॉपुलेशन। होमोजेनियस पॉपुलेशन की जो भी पेशेंट होते हैं इनको लिया जाता है फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। ठीक है, फिर बाद में आपका आता है फेज 3। फेज 3 को थेराप्यूटिक कन्फर्मेटरी भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन फेज 3 जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं इसमें भी हम क्या करते हैं? पेशेंट को ही लेते हैं। तो इसमें है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स इट इज कंडक्टेड ऑन हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन। इसमें हम पेशेंट को ले रहे हैं बट ये हेट्रोजेनियस पॉपुलेशंस में हम पेशेंट को लेते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स को करने के लिए।
फिर बाद में लास्ट में आपका आता है फेज 4। फेज 4 जिसको पोस्ट मार्केट सर्विलेंस कहा जाता है। तो हमारी जो क्लिनिकल ट्रायल्स है इसमें टोटल 5 फेजेस है। फेज 0 जिसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल डोज ले रहे थे और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स को ले रहे थे, लेकिन वहाँ पे हम पेशेंट को ना लेके हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर हम इस टेस्ट को करते हैं। फिर बाद में आपका आता है फेज 1। फेज 1 में भी आपका क्या है, हेल्दी वॉलंटियर्स को लेता है और ह्यूमन सेफ्टी और फार्माकोलॉजी के बारे में फेज 1 में स्टडी किया जाता है। फिर बाद में आता है आपका फेज 2। फेज 2 में क्या किया जाता है, पेशेंट को लिया जाता है और एक होमोजेनियस पॉपुलेशन की पेशेंट को लेते हैं। होमोजेनियस पॉपुलेशन के पेशेंट को लेंगे, उनके ऊपर मेडिसिन देंगे, उनको टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर बाद में आपका आता है फेज 3। फेज 3 में भी आपका पेशेंट को ही लिया जाता है, लेकिन उसमें हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन की पेशेंट को लेते हैं और उनके ऊपर टेस्ट करते हैं। लास्ट में आता है आपका फेज 4 जिसमें पोस्ट मार्केट सर्विलेंस के बारे में स्टडी किया जाता है। सो गाइस, इस पोस्टर प्रेजेंटेशन में मैं क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस की हर एक टॉपिक को इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो अगर आप लोग को इस पोस्टर प्रेजेंटेशन से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।